नमस्कार। आज 17 जुलाई 2025 है। आज हम दो बहुत अहम मसलों पर बात करने वाले हैं। जी। पहला तो सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जो हाल में इजराइल ने हमला किया, ये क्यों हुआ, वहाँ क्या चल रहा है असल में, हम्म। और इजरायली प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, और उधर सीरिया के जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं उनकी चेतावनी का क्या मतलब है। हाँ, ये जरूरी सवाल है। और दूसरा, भारत में एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की जो नई सोशल साइंस की किताब आई है, उसमें मुगल बादशाहों मतलब बाबर, अकबर, औरंगजेब, इनके बारे में जो बदलाव हुए हैं उस पे काफी बहस है। हाँ, काफी विवाद है। तो क्या बदला है, क्यों सवाल उठ रहे हैं, चलिए इसी पर आज बात करते हैं। बिल्कुल। तो सीरिया से शुरू करें। दमिश्क में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला, और लाइव टीवी पर भी दिखाई ये सब। हाँ, बिल्कुल। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि ये हमला वो द्रूज अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए था और हथियारबंद गुटों को खत्म करने के लिए। ये उनका आधिकारिक बयान है। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शर्रा वो चेतावनी दे रहे हैं कि सीरियाई लोग युद्ध से डरते नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि द्रूज नागरिकों की सुरक्षा वो प्राथमिकता है। तो चल क्या रहा है वहां? देखिए, स्थिति काफी उलझी हुई है। करीब 7 महीने पहले जब सुन्नी विद्रोहियों ने बशर अल असद को हटाया, उसके बाद से ही सीरिया में सांप्रदायिक हिंसा काफी बढ़ गई है। अच्छा। इसमें मुख्य तौर पर दो गुट हैं जो आमने सामने हैं। एक तो द्रूज समुदाय है। हाँ, द्रूज। ये शिया इस्लाम से निकला एक अल्पसंख्यक समूह है और ये अपनी सेक्युलर सोच और शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। इजराइल से भी इनके पुराने रिश्ते रहे हैं और पहले ये असद के भी करीब थे। अच्छा। और दूसरा गुट? दूसरा है बद्दू, जिन्हें बेडौइन भी कहते हैं। ये सुन्नी आदिवासी समूह है। अब द्रूज और बद्दू इनके बीच ऐतिहासिक तौर पर भी और विचारधारा के स्तर पर भी मतभेद रहे हैं। तो असद के जाने के बाद बद्दू लोगों को लग रहा है कि ये एक मौका है द्रूज से बदला लेने का, क्योंकि उनका मानना है कि द्रूज ने असद का साथ दिया था। ओह, तो ये बदले की भावना है। हाँ, काफी हद तक। और खास तौर पर सुबेदा प्रांत में इन दोनों समुदायों के बीच बहुत हिंसक झड़पें चल रही हैं। सुनने में आया है कि 350 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। 350? ये तो बहुत ज्यादा है। तो इसराइल का हस्तक्षेप हाँ। क्या सिर्फ इसी अंदरूनी लड़ाई की वजह से है, या नेतन्याहू जो द्रूज सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसमें कुछ और भी है? देखिए, इजरायली दावों के पीछे कई परतें हो सकती हैं। कई विश्लेषक मानते हैं कि इजरायली शायद नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में, खासकर सीरिया में, कोई स्थिर सरकार बने। स्थिरता आए। हाँ। खासकर जब वहां थोड़ी थोड़ी स्थिरता के संकेत मिल भी रहे थे। अच्छा। दूसरा, वो इस इलाके के जो अंदरूनी दरारें हैं, जैसे ये द्रूज बद्दू वाली लड़ाई, इसका फायदा उठाकर दखल देता है। हम्म। तीसरा, गोलान हाइट्स के पास वो अपना बफर जोन, उसको और बढ़ाना चाहता हो, ये भी एक वजह हो सकती है। और चौथा, इजराइल में जो द्रूज समुदाय रहता है, उनसे उसके ऐतिहासिक रिश्ते हैं, तो शायद वो भी एक फैक्टर हो। कुल मिलाकर ये कदम जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री रणनीति का हिस्सा ज्यादा लगते हैं। अमेरिका तो कह रहा है कि तनाव कम होना चाहिए, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, जैसे फजलुर रहमान साहब का जिक्र है हमारे स्रोतों में, उन्हें लगता है कि स्थायी शांति की उम्मीद कम है। हाँ, क्योंकि ये अंदरूनी झगड़े काफी गहरे हैं और जैसा हमने कहा, शायद इजराइल भी नहीं चाहेगा कि वहां पूरी तरह स्थिरता आ जाए। वो तो पहले ही कई मोर्चों पर उलझा है, गजा, लेबनान, ईरान। बिल्कुल। और शायद इजराइल इसे अपने लिए एक सही मौका समझ रहा हो। खासकर गजा हमले के बाद जो उसे एक तरह की वैश्विक सहानुभूति या समर्थन मिला, उसके बाद लेबनान, हमास, ईरान, इन मोर्चों पर भी उसे लगा कि वो मजबूत स्थिति में है। हाँ। तो ऐसे में सीरिया में अगर स्थिरता आती है तो वो उसे अपने लिए खतरा मान सकता है। तो मतलब वो दखल दे रहा है। हाँ, हस्तक्षेप कर रहा है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि इजराइल इस पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ने वाली एक बड़ी ताकत बना हुआ है। ठीक है। चलिए अब भारत की बात करते हैं। एनसीईआरटी 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड, इसमें मुगल इतिहास को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। जी। जैसे बाबर को बर्बर और हिंसक विजेता बताया गया है। अकबर के बारे में लिखा है कि क्रूरता भी थी, सहिष्णुता भी, और औरंगजेब के लिए मंदिर गुरुद्वारे तोड़ने का जिक्र है। हाँ, ये बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी का तो कहना है कि भाई, इतिहास के जो डार्क साइड्स हैं, स्याह पहलू हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है। लेकिन इस पर विवाद क्यों है इतना?
विवाद की जो मुख्य वजह है, जो आलोचक कह रहे हैं, जैसे इतिहासकार सैयद इरफान हबीब हैं, उनका कहना है कि इतिहास वो दस्तावेजों पर, सबूतों पर आधारित होना चाहिए। हाँ, फैक्ट्स पर, ना कि किसी खास विचारधारा या मतलब मनगढ़ंत बातों पर। उनका एक बड़ा तर्क ये है कि मिडीवल हिस्ट्री को, मध्यकालीन इतिहास को आज के धार्मिक चश्मे से देखना ये ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब उस समय के जो शासक थे, उनके जो काम थे, चाहे वो क्रूर लगें या न लगें, वो अक्सर धर्म से ज्यादा उस जमाने की जो राजनीतिक जरूरतें थीं, जो हकीकत थी, उससे तय होते थे। तो आलोचक ये कह रहे हैं कि उस वक्त के राजाओं के कामों को आज के सही गलत के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी बात है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि महाराणा प्रताप की लड़ाई वो सीधे अकबर से नहीं हुई थी। अकबर की सेना को लीड कर रहे थे मान सिंह, जो खुद एक राजपूत थे। हाँ, ये तो है। और महाराणा प्रताप की अपनी फौज में हकीम खान सूर जैसे मुस्लिम कमांडर थे। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी, मामला ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसी तरह पूरे मध्यकाल को सिर्फ अंधकार युग कह देना, इस पर भी सवाल हैं, क्योंकि इसी दौर में तो तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कितने बड़े कवि और रचनाकार हुए। सही बात है। और क्या चिंताएं हैं इन बदलावों को लेकर? सबसे बड़ी चिंता शायद ये है कि अगर मुगल काल के बारे में कम पढ़ाया जाएगा या उसे इस तरह से दिखाया जाएगा, तो इतिहास में एक खालीपन सा आ जाएगा। खालीपन कैसे? मतलब अगर आप मुगलों का जिक्र कम करेंगे, तो फिर उनसे जुड़े जो हिंदू दरबारी थे, जैसे बीरबल, टोडरमल, तानसेन, उनका कॉन्टेक्स्ट कैसे समझाएंगे? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। तो डर ये है कि इससे एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो सकती है जिसका अपने ही इतिहास के एक बहुत जरूरी हिस्से से जुड़ाव कमजोर हो जाए या टूट जाए। तो ये मामला सिर्फ फैक्ट्स बदलने का नहीं है, बल्कि इतिहास को कैसे देखा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ाया जाए और इसका आज हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, इस पर एक बहुत बड़ी गहरी बहस शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो आज हमने दो काफी उलझे हुए पेचीदा मुद्दों पर बात की। एक तरफ सीरिया में इस्राएली दखल, उसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स, अल्पसंख्यक संघर्ष, और दूसरी तरफ भारत में इतिहास की किताबों पर छिड़ाए विवाद। हाँ, और दोनों ही मामले एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं कि जब कोई समाज या कोई क्षेत्र बड़े बदलावों से गुजरता है या संघर्ष में होता है, तो अतीत को, इतिहास को कैसे याद किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ये खुद में एक वैचारिक लड़ाई का मैदान बन जाता है। और यही तय करता है कि भविष्य की पहचान क्या होगी, दिशा क्या होगी। सोचने वाली बात यह है कि कौन सी ऐतिहासिक कहानियां, कौन से नैरेटिव क्यों आगे लाए जाते हैं और क्यों कुछ दूसरे पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है ये, और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। आज है तारीख 17 जुलाई, दिन बृहस्पतिवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मिलिट्री हेडक्वार्टर को बनाया निशाना। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने दी चेतावनी, सीरियाई युद्ध से नहीं डरते। وهنا لجأ الكيان الإسرائيلي إلى استهداف موسع للمنشآت المدنية والحكومية لتقويض هذه الجهود। करेंगे विश्लेषण कि सीरिया में इसराइल ने हमले क्यों किए और वहाँ किस तरह का संघर्ष चल रहा है। अकबर, औरंगजेब और बाबर पर NCERT की किताब में ऐसा क्या बदला कि हो गया विवाद। हिस्ट्री जो है वो डॉक्यूमेंट्री जो फैक्ट्स हैं उनके बेस पर लिखी जाती है। बात यह है कि आप हिस्ट्री को उन फैक्ट्स के अलावा इमेजिनरी फैक्ट्स के बेस पर आप लिखेंगे तो वो इतिहास नहीं है। पर पहले देश दुनिया की खबरें सुमिरन से। रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर ब्राजील, चीन और भारत को नेटो की चेतावनी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल हाल ही में नेटो ने चेतावनी दी थी कि अगर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, We have seen reports on the subject and are closely following
The developments, let me reiterate. रणधीर जायसवाल कह रहे हैं, हमने इस विषय पर रिपोर्ट्स देखी हैं और घटनाक्रम पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारे नागरिकों की एनर्जी नीड्स को पूरा करना स्वाभाविक रूप से हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रयास में हम बाजार में उपलब्ध विकल्पों और वैश्विक परिस्थितियों से मार्गदर्शन लेते हैं। हम विशेष रूप से इस मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपनाने के खिलाफ सावधानी बरतने की बात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि यमन के स्थानीय प्रशासन ने निमिषा प्रिया की 16 जुलाई की तय मौत की सजा को फिलहाल टाल दिया है। उन्होंने कहा, निमिषा प्रिया मामले में भारत सरकार हर संभव सहायता मुहैया करा रही है। मंत्रालय ने कानूनी मदद दी है और परिवार की मदद के लिए एक वकील भी नियुक्त किया गया है। नियमित काउंसलर मुलाकात की व्यवस्था भी की गई है। सरकार यमन के स्थानीय अधिकारियों और परिवार से संपर्क में है ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत व्यापार समझौते के बहुत करीब हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ समझौते के बहुत करीब हैं। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई हफ्तों से व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एजेंसी PDM का कहना है कि बारिश के कारण पिछले 24 घंटों में 53 लोगों की मौत हो गई है। BBC उर्दू ने एजेंसी के हवाले से बताया कि 24 घंटे में चकवाल में 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। इस साल बारिश के कारण पंजाब प्रांत में 103 लोग मारे गए हैं। इराक के कूत शहर के एक शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 55 लोगों की मौत हो गई है। ये मॉल 5 दिन पहले ही खुला था। मॉल में आग बुधवार रात को लगी थी, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। बचावकर्मी अब भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पारस अस्पताल में अपराधियों ने घुसकर एक इलाज करा रहे कैदी को गोली मार दी। राजधानी पटना के राजा बाजार में पारस अस्पताल है और ये शहर के मुख्य अस्पतालों में से एक है। मार्च 2020 में तबलीगी जमात के धार्मिक आयोजन के दौरान कोरोना से जुड़ी पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप में 70 भारतीय नागरिकों पर दर्ज FIR को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज घोषणा की कि 1 अगस्त से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कल जगहों पर धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। दरअसल इसराइल ने कल हमलों का एक और मोर्चा खोल दिया। कल उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरिया के मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इन हमलों को टीवी पर लाइव देखा गया। वायरल फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक टीवी चैनल का संवाददाता रिकॉर्डिंग करने जा रहा है, तभी पीछे दिख रही बिल्डिंग में एक भीषण धमाका होता है। وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قواته. ये धमाका तब हुआ जब टीवी प्रेजेंटर न्यूज पढ़ रही थी और पीछे धमाके की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद वो चौंक जाती है। इसके बाद कई और जगहों पर धमाके होते हैं। आसमान में धुएं और धूल का गुबार उठता नजर आता है। दमिश्क पर कई मिसाइलें गिरी। लोग जहां छिप सकते थे छिप गए और इसके खत्म होने का इंतजार करते रहे। يا شباب قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص قصف جديد يا شباب قصف خطونا بسرعة بسرعة। डर और बदहवासी। इसराइल ने कहा कि उसने धार्मिक अल्पसंख्यक द्रूज समुदाय को हमले से बचाने के लिए कदम उठाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू बोले, המצב בדרום מערב סוריה הוא חמור מאוד. צה"ל פועל, חיל האוויר פועל. नेतन्याहू कह रहे हैं कि साउथ वेस्टर्न सीरिया में हालात बेहद गंभीर हैं। यहाँ IDF, एयरफोर्स और बाकी फोर्सेस ऑपरेशन चला रही हैं। हम अपने द्रूज भाइयों को बचाने और सीरिया में हथियार बंद गिरोहों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। 7 महीने पहले सुन्नी इस्लामिक विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बाहर किया था। तभी से सीरिया को गंभीर सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। सीरिया की नई सरकार ने द्रूज लोगों के कत्लेआम से इनकार किया है। द्रूज लोगों का धर्म शिया इस्लाम से ही निकला हुआ है। अब इस पूरे हालात पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी सामने आया।
These are historic long-time rivalries between different groups in the south. ये दक्षिण पश्चिम सीरिया में प्रतिद्वंदी समूहों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी है। ड्रूज समुदाय दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। ऐसा लगता है कि इस्राएली पक्ष और सीरियाई पक्ष के बीच गलतफहमी है। हम सुबह से दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जल्द डी-एस्केलेशन हो। उम्मीद है कि तनाव कम हो ताकि हम सीरिया जैसे देश के निर्माण पर काम कर सकें और मध्य पूर्व ज्यादा स्टेबल हो। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो मौजूदा संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए अमेरिका के प्रयास का स्वागत करता है। इस पर इसराइल ने कोई टिप्पणी नहीं की है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बशर अल शरा ने कहा कि देश में द्रूज नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। बुधवार को दमिश्क पर इसराइल के हवाई हमलों के बाद अपने पहले टेलीविजन बयान में अहमद अल शरा ने ये भी चेतावनी दी कि सीरियाई युद्ध से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि द्रूज नेताओं के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत सेना वहां से यानी सुवेदा से हट रही है। وهنا لجأ الكيان الإسرائيلي إلى استهداف موسع للمنشآت المدنية والحكومية। अहमद अल शरा कह रहे थे, इसराइल ने इन प्रयासों को कमजोर करने के लिए नागरिक और सरकारी सुविधाओं को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई और अमेरिकी, अरब और तुर्की मध्यस्थता के प्रभावी हस्तक्षेप के बिना ही स्थिति व्यापक स्तर पर बिगड़ गई। सीरिया के सूचना मंत्री हमजा अल मुस्तफा ने कहा कि दमिश्क पर इस्राएली बमबारी कोई जीत नहीं है, बल्कि उनकी सरकार पर बने आंतरिक दबावों से बचने की कोशिश है। सीरिया की सरकारी मीडिया से बात करते हुए एक मंत्री ने कहा कि सुवेदा प्रांत के लोग सीरिया का एक बुनियादी स्तंभ हैं और वो इसे मातृभूमि का हिस्सा मानते हैं। इससे पहले इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा था कि चेतावनियों का समय अब खत्म हो गया है, अब कड़े और दर्दनाक हमले किए जाएंगे। इस दौरान द्रूज बहुल प्रांत में सांप्रदायिक हिंसा चौथे दिन भी जारी रही। और मध्य पूर्व की बीबीसी संवाददाता योलांद नेल का भेजा ब्यौरा सुनते हैं। We've seen in the past few days has really been the most serious threat yet to Ahmed al-Shara's efforts. तो योलांद नेल बता रही हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ जो कुछ भी होते हुए देखा है वो सीरिया के लिए एक गंभीर खतरा है। हालांकि अहमद अल शरा ने देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार का असर जमाने की भरपूर कोशिश की है, मगर दमिश्क की सरकारी इमारतों पर इसराइल के हमलों के बाद सीरियाई सरकार के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसराइल कहता रहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, मगर साथ में उसका ये भी कहना है कि वो सीरिया की द्रूज कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। द्रूज कम्युनिटी सीरिया में अल्पसंख्यक है और उसका इसराइल के साथ गहरा नाता रहा है। आदिवासी बद्दू और द्रूज मिलिशिया के बीच हुए संघर्ष में अब तक 350 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। पॉडकास्ट में यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं मध्य पूर्व मामलों के जानकार फजलुर रहमान साहब को। आपसे सबसे पहले तो यही समझना चाहते हैं कि ये जो सीरिया में बद्दू और द्रूज मिलिशिया का मामला है, ये है क्या? जरा बताइए इनके बारे में। ये द्रूज कौन है और बद्दू कौन है आदिवासी? देखिए, द्रूज जो है एक शियाइट समुदाय का एक ऑफशूट है। ये 10th सेंचुरी में इनका अपीयरेंस होता है और ये बहुत ही अलग है। इनकी 3-4 जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो जुदाइज्म भी है, वो इस्लाम भी है, वो क्रिश्चियनिटी भी है, ग्रीक फिलॉसफी भी है और इनके वहाँ कन्वर्जन ये तकरीबन 1000 साल में इनका टोटल जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन है। इसका बेसिक जो कंसंट्रेशन है वो सीरिया में, सबसे ज्यादा सीरिया में है, फिर लेबनान में है, फिर इजराइल में है, फिर यूरोप में है। तो इनका जो मामला है ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ सेकुलर ये एक कम्युनिटी है। इनका वहाँ टोटल डिवीजन है इनके वहाँ और बहुत ही रेशनलिटी में इनका ज्यादा यकीनी। जो ड्रूजिज्म जो वर्ड है उसका खुद मतलब है ब्रेन वॉशिंग। तो इनका लॉजिक में रेशनलिटी बहुत ज्यादा विश्वास है। इनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम रहा है, लेकिन एक कम्युनिटी बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही इनलाइटेंड रही है और इनका जो पूरा जो स्प्रेड है इसी जगह 3 जगहों पे है। तो और इनका जो सीरिया में जो मामला है वो तकरीबन जो है पिछले 10-12 साल में ये असद रिजीम से काफी करीब रहे हैं। ये 12-13 साल में जो भी हुआ है, इजराइल में इनका इंटीग्रेशन रहा है, वहां पे आर्मी के हिस्सा रहे हैं, वहां की इकोनॉमी में हिस्सा रहे हैं। लेबनान में इनकी पॉलिटिकल पार्टीज है जो बड़ी स्टैब्लिश है, सोशलिस्ट पार्टी, इनके लीडर हैं जुम्बलात साहब। तो ये बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है, बहुत ही वाइब्रेंट कम्युनिटी है, बहुत ही पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और इनका कहीं ना कहीं से बहुत ही विजिबल है, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही क्लोज भी रहते हैं, रिलीजियसली बहुत ही क्लोज हैं। और इनकी रिलेशनिटी का इनका जो प्लेस है, इनके वहाँ जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको कहते हैं ओकुल, मतलब अकल से।
तो इनके पास जो लॉजिक और रेशनलिटी वही इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये इनका पूरा इतिहास जो है 1000 साल का, उसमें इनका ये पूरा इतिहास बहुत ही इनलाइटेंड, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही डायनामिक रहा है ये कम्युनिटी जो। जी तो ये बताइए कि ये बद्दू और इनके बीच में संघर्ष क्यों, इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी बेसिक इसकी हिस्टोरिकल वजह है। एक तो बद्दू जो है उनका अपना जो ट्राइबल लीडर्स है, जो ट्राइबल फोर्स है, वो हार्डकोर सुन्नी है, और ये जो सुन्नी से बहुत हटे हुए हैं, ये हेटेरोडॉक्स हैं, बहुत ही एथीस्ट हैं, इनको बल्कि एपोस्टेट भी वो कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं से उनके अंदर एक इंफॉर्टी कॉम्प्लेक्स भी है बद्दूस को। इनको जब बसाया गया था तकरीबन 200 साल पहले, तो उनको लाया गया था बद्दूस को डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए, बद्दूस को पुलिस करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वहां पे सेक्टेरिज्म बढ़ा है और जैसे उसकी पॉपुलेशन कम है, तो वहां पे डोमिनेंस होता है बद्दुओं का। तो एक जो क्लैश है, वो एक जो नेचुरल क्लैश है, आइडियोलॉजिकल रिलीजियस क्लैश है, वो फर्दर डिवाइड होता चला गया। और पिछले उनका बद्दुओं का ब्लेम ये है कि 12-13 साल में उन्होंने खुलकर असद का सपोर्ट किया है। असद का सपोर्ट करने की वजह यह है कि ये कहीं ना कहीं शियाइट ऑफशूट्स हैं, असद की आर्मी में रहे ये। तो जैसे ही असद का डिपार्चर होता है, उनको लगता है कि अब हमारा वक्त आ गया एसेंडेंसी का, अब हमारा वक्त आ गया रिवेंज का। तो ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा की पॉलिटिक्स है। और देखिए कि असद जब तक थे 10-12 साल, 14-20 साल थे, तब तक हमने आपने शायद नहीं सुना होगा ड्रूज कौन लोग हैं। इसलिए कि ड्रूज बहुत ही इंटीग्रल थे, बहुत ही अपना शांति से रहते थे। उनके जाने के बाद एक जो वेंडेटा है, जो सुन्नी पॉलिटिक्स का राइज है, इस्लामिस्ट का राइज है, उनको लगता है कि अब ये वक्त है उनसे बदला लिया जाए, उनको सबक सिखाया जाए। तो बड्डू और जो सोयदा जो एरिया है, वो डोमिनेटेड इनका एरिया है, इनका ड्रूज का, और पेरिफेरी में बद्दू वहां पे है। तो वो क्लैश तकरीबन 6-7 महीने से बहुत ही आम हो रहा है। ये सुपरिटी, इंफॉरिटी, इनलाइटेंड, वो बिटवीन जो पूरा आइडियोलॉजिकल जो पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है, पोस्ट असद जियो पॉलिटिक्स का ये पूरा एक आउटकम है। इसमें इस्राइल का क्या रोल है? इस्राइल ने अटैक क्यों किया? इस्राइल का क्या लेना देना? देखिए इस्राइल की 3-4 चीजें हैं। पहली बात, इस्राइल अपने आसपास, अपने नेबरिंग एरिया में किसी भी स्टेबल स्टेट को नहीं देखना चाहता। उसको लग रहा था कि सीरिया को रिजर्वेशन मिल रहा है, ट्रम्प साहब ने संरक्षण हटा लिया है, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट, ट्रांजिशन गवर्नमेंट जो काम कर रही है। पहला चीज ये है कि वो स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि उनको जितनी भी रीजन में फॉल्ट लाइन क्रिएट होगी, उनको इतना ही मौका मिलेगा इंटरवीन करने का। इन्होंने कर्ड को सपोर्ट किया, इन्होंने ड्रूज को सपोर्ट किया, और जितनी भी पेरिफेरी की पॉलिटिक्स ये है कि फॉल्ट लाइन उनके लिए सुटेबल है। तीसरी बात यह है कि सीरिया में अटैक करने को सबसे अच्छा मौका यह है कि बफर जोन को जितना पुश कर सकें, वो उनके लिए अच्छा है। ये सदर्न सीरिया में गोलन हाइट में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है ड्रूज, ये तो वो हो गया। बफर जोन को एक्सपैंड करना है, फॉल्ट लाइन क्रिएट करना है, और किसी भी स्टेबल स्टेट को मजबूत नहीं होने देना है। और चौथी चीज, इजराइल में ड्रूज का एडिशन बहुत अच्छा है। ड्रूज एक वाहिद डोमिनेंट एक विजिबल फोर्स है जो रिलीजियस है, वो इजरायली आर्मी में है, इजरायली इकोनॉमी में है, इजरायली पॉलिटिक्स में है। तो उनका कहीं ना कहीं से कि हिस्टोरिकल एक एसोसिएशन है, तो उनका एक कंपैरिजन है। लेकिन फिलहाल जो इंटरवेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल है, उनकी मिलिट्री एम्बिशन है, अपने बफर को एक्सपैंड करना है, और रीजन को कहीं ना कहीं से फॉल्ट लाइन में ट्रैप करके अपने आप के एसिडेंसी को, अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना है। अमेरिका कह रहा है कि दोनों कम्युनिटी के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति थी और दोनों से बात की गई है, और ये मतलब संघर्ष विराम का समय है और स्थितियां ठीक हो जाएंगी। देखिए स्थिति तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगी। देखिए जो कि फॉल्ट लाइन है, मतलब इतनी जबरदस्त फॉल्ट लाइन है जो ड्रूज की, और असद के जाने के बाद जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक ये फाइट लाइन चलती रहेगी। तो देखिए सीजफायर का उस पूरे एरिया में, सीजफायर का, युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है। चाहे लेबनान में देखें आप, चाहे फिलिस्तीन में देखें आप, चाहे वहां देखें, चाहे यमन में देखें आप, चाहे सीरिया में देखें। ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, 1 हफ्ता पहले सीजफायर के बाद हुआ है ये। तो वहां पे इतना ज्यादा इंटरवेंशन है और इतना ज्यादा लोगों का इतना डीप इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स का, कि इजराइल कभी भी उसको मतलब अलाउ नहीं करेगा कि बहुत ही स्टेबिलिटी आए, वहां पे यूनिफॉर्मिटी आए, या कोई बड़ा है एक स्टेबल पॉलिटी वहां पे इवॉल्व हो। ये इजराइल के फेवर में नहीं है। और सीजफायर अगर आप देखेंगे 2 साल में उस पूरे एरिया में जितने भी वार जंग चल रही, जितने भी फ्रंट है, कहीं भी उस सीजफायर का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। लेबनान में देखिए क्या हो रहा, सीरिया में देखिए, और सीरिया तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तकरीबन पूरा का पूरा इजराइल के हाथ में है। वो बमबारी लगातार चल रही है। इजराइल की सॉवरेनिटी, इजराइल की पॉपुलेशन को बता रहे कि नहीं ये हमारे लोग हैं, ये हमारे ब्रदर लोग हैं। एक नई तरह की कार्टोग्राफी भी है। उनको सदर्न
सीरिया को पूरा वो कैप्चर करना है, और उसके अलावा वहां की जो डोमिनेंट पॉपुलेशन ड्रूज है, अगर उनको अपने साथ एसोसिएट कर लेंगे तो उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टेक है, और बहुत ही एक मतलब एक बात के पास लॉजिकल है, बहुत ही अच्छा उनके एक आर्गुमेंट है कि ये लोग हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, और हमारी टेरिटरी पे हैबिटेट करें तो हमारा वैसे भी नेचुरल क्लेम है। ये मामला है। इसराइल की अब नज़र से देखिए भाई, इसराइल जो है वो पहले तो गजा में लड़ाई लड़ रहा है, लेबनान से उसने जंग लड़ी, हिजबुल्लाह के खिलाफ बात हुई, लेबनान की बात हमने की, ईरान पर अटैक किया, ईरान से एक अलग तरीके की जंग हुई। तो कितनी जगह इसराइल लड़ रहा है और कितनी जगह लड़ेगा? देखिए, इसराइल के लिए ये सबसे पिछले 70-80 साल में सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो उसके पास जो ग्लोबल सपोर्ट है और जो सिंपैथी उसने गेन की है गाजा अटैक के बाद, उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है। और लड़ने की जगह ये उसको हर जगह लगातार कामयाबी मिल रही है। लेबनान में उसका जो पूरा का पूरा हिजबुल्लाह समाप्त है, हमास अपनी आखिरी सांस ले रहा है, ईरान को तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेकिन और सीरिया उसको लगता था कि यहाँ पे जहाँ देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ पे स्टेबिलिटी उसको अपीयरेंस हो रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है, तो वहां पे किसी ने किसी एक्सक्यूज को लेके कि हम अपने माइनॉरिटी भाइयों को बचा रहे हैं, तो वहां पर उसने अटैक किया। तो उसको कोई भी रीजन में जो सबसे चीजें को सूट करती है वो क्यास है। आपने पूरे अपनी एनिमी को, जो आपका इमेजिन एनिमी था, जो रियली आपने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। आपको लगने लगा सीरिया फिर कहीं ना कहीं से 20 साल बाद स्टेबिलिटी की शक्ल में आ रहा है, उसको वेस्टर्न रिकॉग्निशन मिल रहा है, वहां पे बात चल रही है, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, कोलैबोरेशन की बात चल रही है, उसमें उसका कहने नहीं। यहाँ पे जो इंटरवेंशन बहुत मस्त है, ताकि सीरिया अपनी जो एक लग रहा लोगों को कि बहुत सीरिया के अंदर सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, उसको स्कैटल करना है, उसको कन्फ्रंट करना है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इस पूरी जो इजराइल जो है ड्राइविंग सीट में है, वो पूरी जियोपॉलिटिक्स की जो ट्रेजेक्टरी है उसको डिटरमिन कर रहा है, उसको शेप दे रहा है, और उसको पूरी तरह उसके ऊपर वो हेजेमोनिक तौर पे उसको डोमिनेट कर रहा है। और ये चीजें लगातार अभी चलती रहेंगी। तो इजराइल इज द नंबर 1 अनकॉन्टेस्टेड लीडर इन द रीजन, इस वक्त है। लेकिन आप अगर आप जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं उनका अगर आप बयान देखें तो वो कह रहे हैं कि भाई पुराने मोर्चों पर तो आपको सफलता मिल गई है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सफलता इस मामले में भी आप दोहराएंगे। बहुत संक्षेप में देखिए, अब उनके पास ये भी बात चल रही है कि इजराइल करना था। अभी बहुत सही मीडिया में है कि रिकॉग्निशन इजराइल जो है और सीरिया कभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इजराइल को पता है, लिमिटेशन पता है सीरिया की, इनकी लिमिटेशन पता है कि इनके पास न कोई लेजिटिमेसी है, न इनके पास की बैकिंग है, इनका खुद का बैकग्राउंड बहुत ही ड्यूबियस रहा है। तो इजराइल की सारी चीजें पता है, बहुत ही टेम्परेरी पॉलिटिक्स है, बहुत ही ट्रांजिट पॉलिटिक्स है, उसमें हमें स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और इजराइल की जो पूरी पॉलिटिक्स है बहुत ही स्टैब्लिश, बहुत ही पावरफुल, मिलिटरी, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, सब कुछ। तो दोनों में बहुत फर्क है दोनों में। और स्टेटमेंट वगैरह की कोई बात तो ऐसी, मतलब आई डोंट वैल्यू इट बेसिकली। जी बहुत स्टेटमेंट की बात है। जी बहुत शुक्रिया फजलुर रहमान साहब इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए और इस विश्लेषण करने के लिए कि आखिरकार आगे इसराइल कहाँ जाएगा और ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं इनके मायने क्या हैं। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी NCERT की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड इसी हफ्ते जारी की गई थी। और NCERT की नई किताब में 13वीं से लेकर 17वीं सदी तक भारतीय इतिहास को कवर किया गया। इस किताब में सल्तनत काल और मुगलों के बारे में जिस तरह से बताया गया है वो पहले की किताब से अलग है। नई किताब में बाबर को बर्बर, हिंसक विजेता और पूरी आबादी का सफाया करने वाला बताया गया है। वहीं अकबर के शासन को क्रूरता, सहिष्णुता का मिला जुला रूप बताया गया है। इसके अलावा औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। NCERT का कहना है कि इतिहास के कुछ अंधकारमय अवधि को समझना जरूरी है। इसके साथ ही किताब के एक अध्याय में कहा गया है कि अतीत की घटनाओं के लिए अब किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने एनसीईआरटी में सोशल साइंस पाठ्यक्रम के एरिया ग्रुप हेड माइकल डेनिनो ने कहा कि भारतीय इतिहास को सुखद नहीं बताया जा सकता। हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि सब कुछ अच्छा था, कई चीज़ें अच्छी थी लेकिन कई बुरी चीज़ें भी थी, लोगों पर अत्याचार हुआ, इसलिए हमने इतिहास के उस अध्याय को भी शामिल किया है। एनसीईआरटी के इस बदलाव पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रही है। बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार ने बात की इतिहासकार सैयद इरफान हबीब से और पूछा कि एनसीईआरटी की इस किताब में बदलाव को कैसे देखते हैं। हिस्ट्री जो है वो डॉक्यूमेंट्री जो फैक्ट्स हैं उनके बेस पर लिखी जाती है। बात यह है कि आप हिस्ट्री को उन फैक्ट्स के अलावा इमेजिनरी फैक्ट्स के बेस पर आप लिखेंगे तो वो इतिहास नहीं है, वो फिर आपका अपनी सोच है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है। जो भी पहले पढ़ाया गया है उसमें जो भी कुछ लिखा गया आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री थी। फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन से डिफरेंस हो सकता है आपका, राइट और लेफ्ट या सेंट्रिस्ट जो भी पोजीशन आप हिस्ट्री में लें, लेकिन उसको आप बिना फैक्ट के आपको हिस्ट्री लिखना चाहें, माइथोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनके बेसिस पर हिस्ट्री लिखते हैं तो वो हिस्ट्री नहीं है। और मिडिवल हिस्ट्री में आप अगर अब मुगल पीरियड को आप निकालना चाहते हो, उसको कम करना चाहते हो या उसको गायब करना चाहते हो तो आप शिवाजी की हिस्ट्री कैसे लिखोगे? आप महाराणा प्रताप की हिस्ट्री या हल्दी घाटी की हिस्ट्री कैसे लिखोगे? ये तो सर लिख रहे हैं कि हल्दी घाटी में अकबर की हार हुई थी, बता रहे हैं। हाँ, तो फिर कौन सा फैक्ट है, क्या डेटा है, क्या सोर्स है? आप पहली बात तो अकबर से महाराणा प्रताप की लड़ाई ही नहीं हुई, मान सिंह से लड़ा। बिल्कुल है तो वो तो आप राजपूतों की लड़ाई है, एक अकबर की तरफ से लड़ रहा है, एक अकबर के खिलाफ लड़ रहा है। और महाराणा प्रताप की फौज के भी जो कैवेलरी का उसका कमांडर है वो मुसलमान है, हकीम खासूर। तो ये धर्म की या धर्म बेस्ड लड़ाई थी ही नहीं। धर्म तो आज हम देखते हैं ना उस मध्यकालीन भारत में। अफसोस की बात यह है कि हम उस इतिहास को धर्म के आधार पर देखना चाहते हैं, जबकि धर्म वहां पर नंबर 1 इशू नहीं था। धर्म कहीं ना कहीं आता होगा, आज भी आ रहा है। जब 21st सेंचुरी में धर्म की हम बात कर रहे हैं, धर्म के आधार पर हम फैसले ले रहे हैं, तो मध्यकालीन भारत को या मध्यकालीन दुनिया को आप कैसे जिम्मेदार ठहराओगे कि वो धर्म का इस्तेमाल क्यों करते थे? अरे भाई वो तो पीरियड ही अलग था। जब आज कर रहे हो मॉडर्न पीरियड में आप, तो मध्यकालीन भारत को या मध्यकालीन दुनिया को आप कैसे बुरा वाला कह सकते हो? और सर किसी उस पीरियड को हिस्ट्री का डार्कर चैप्टर कहना क्या मतलब? कैसे डार्कर चैप्टर हो जाएगा भाई? कैसे डार्कर चैप्टर हो सकता है? ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट बेसिस? अभी उस पीरियड में, डार्क पीरियड में रामचरितमानस लिखा गया। भाई तुलसीदास उस पीरियड का प्रोडक्ट है, अब्दुल रहीम खाना उस पीरियड का प्रोडक्ट है, मलिक मोहम्मद उस पीरियड का प्रोडक्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी उस पीरियड का प्रोडक्ट है, कबीर उस पीरियड का प्रोडक्ट है। तो क्या है ये डार्क पीरियड है? ये सब आज का जो धर्मांध लोग हैं, जो बिल्कुल धर्म के आधार पर सब फैसले करते हैं, ये उनका इतिहास, लिखा हुआ इतिहास है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छा कर रहा है हमारे भविष्य के लिए। सर हमें नुकसान होने वाला है। इन्होंने सर जो कुछ जो शासक हैं बाबर को, अकबर को इन्होंने बताया है कि सहिष्णुता और जो दोनों का मिश्रण थे, सहिष्णुता का और क्रूरता का। अकबर को उन्होंने बाबर को बताया है कि हिंसक और बर्बर शासक बताया। कहाँ है बाबर? हिंसक बर्बर कुछ है ही नहीं। 3.5 साल 4 साल का इतिहास है, कितना इतिहास है उसका भाई? जो भी है वो उस पीरियड का प्रोडक्ट है। उस पीरियड में राजपूत भी बर्बर हैं, सभी बर्बर हैं, वो पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। वो संवैधानिक सरकारें थोड़ी थी, तलवार से चलती थी, वो उसमें हिंदू और उसमें धर्म आता ही नहीं है। पूरा यूरोप देख लो, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, सब जगह मारपीट है, कहीं कुछ है ही नहीं। उस पीरियड में होता था, कोई कम थे, कुछ ज्यादा थे, कुछ बेनेवलेंट डेस्पोट थे, कुछ डेस्पोट्स थे, तो वो फर्क तो हो ही सकता है। और उस पीरियड में कोई धर्म के आधार पे तो क्रूर था नहीं, वो जो भी शासक धर्म के आधार पे नहीं है, वो पीरियड के हिसाब से क्रूर है। उसमें तलवार से ही फैसले होते थे। वो धर्म उसका कोई भी हो। आज हम बैठ के 21st सेंचुरी में 2025 में आप फैसला कर रहे हैं उस पीरियड के 400 साल पुरानी बात के बारे में। तो सर आज की भारतीयों का सेंस ऑफ हिस्ट्री तो ऐसे भी पहले से ही खराब था, कुछ खराब और फिल्मों ने किया। फिल्मों ने जिस तरीके से चीजों को पेश किया, फिल्में भी तो, दूसरी तरफ सर अगर सर किताब में इस तरीके से बातें पढ़ाएंगी तो मतलब फिर इतिहास का तथ्य से कोई मतलब आप पूरी जनरेशन पैदा कर रहे हो, ऐसी जनरेशन जो ये सब किताबें पढ़ के आगे बढ़ेगी। वो क्या, उसको क्या पढ़ाओगे आप? ये डिस्कनेक्टेड हिस्ट्री है, ऐसी हिस्ट्री है जिसमें गैप्स होंगे। भाई आप अगर मुगल पीरियड को गायब करते हो तो उसमें बीरबल भी गायब हो जाता है, टोडरमल भी गायब हो जाता है। कैसे उनको कैसे पढ़ाओगे? उनको तानसेन भी गायब हो जाएगा। अकबर के 9 रत्नों में 4 या 5 तो हिंदू ही हैं, तो ये सब लोग, अकबर के कोर्ट के गायब होगा तो ये सब लोग भी तो गायब हो जाएंगे ना। ये कहाँ है? ऐसा डिस्कनेक्टेड हिस्ट्री आप नहीं पढ़ा सकते, इतना जुड़ा हुआ है सारा। तो ये थे इतिहासकार सैयद इरफान हबीब और उनसे बात कर रहे थे रजनीश कुमार।
हर साल सावन के महीने में भारत के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर उत्तरी राज्यों में, लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। रंग बिरंगी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जो उपद्रव की होती हैं। तो कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली इन हिंसक घटनाओं पर ये कांवड़िए क्या कहते हैं, सुनिए एक विशेष ब्यौरा। हर साल सावन के महीने में भारत के उत्तरी राज्यों से खासकर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु और शिव भक्त शामिल होते हैं। इस यात्रा के पहले प्रशासन अपनी पूरी तैयारी करता है, कई निर्देश जारी होते हैं, जिसे लेकर समय समय पर विवाद देखा गया है। अभी फिलहाल बीबीसी की टीम मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून हाईवे पर मौजूद है। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के बीच कांवड़ियों की तरफ से तोड़ फोड़ और हिंसा की जो खबरें आती हैं उसको वो किस नज़रिए से देखते हैं, उसे वो कितना सही कितना गलत मानते हैं। आइए उनसे जानते हैं। कुछ लोग जो कुछ तत्व हाँ थोड़े बहुत वे करते हैं, कुछ छिटपुट घटनाएं हो जाए, बाकी श्रद्धा के साथ चल रही है कांवड़, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हम भी यही हैं, सब देख रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। बहुत शंकर भगवान की जय। पहली बात तो मतलब आधे से ज्यादा जितना मैं आते हुए देख रहा हूँ सारे नशे करते हुए आ रहे हैं। बाबा के नाम पे गांजा फूक रहे हैं, भांग पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए कि वो भक्ति के नाम पे फिर कुछ अलग ही हो जा रहा है और फिर भक्ति का नाम दे रहे हैं, जिस वजह से लड़ाई भी नशे के चक्कर में। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। देखिए ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है हिंसा करना, क्योंकि जैसे हम जा रहे हैं वैसे दूसरे को भी समझना चाहिए। सब बराबर होते हैं, सब सेम मान जाते हैं। हम तो मानते सब कुछ एक जैसे। आप लोग जब खाना पीना करते हैं तो हिंदू मुस्लिम देख के खाते हैं या शाकाहारी है मांसाहारी है ये देख के? हम किसी को नहीं मानते, हम जो मिलता टाइम से खा लेते हैं। हिंदू है मुस्लिम है, हम खाना सबसे बराबर। ये जल खंडित होता है तो लोग बाग करते हैं, गुस्सा आता है उनको, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। यही चीज़ है उनका। उन पीछे जो हुआ था, ढाबा तोड़ा गया था, वहाँ पे जल खंडित हुआ था, उनको लहसुन प्याज खिलाया जा रहा था, इसलिए उनको गुस्सा है, उन्होंने ढाबे पर तोड़फोड़ करी। पर जैसे कि ढाबा मालकिन जो है वो, उनका कहना है कि वो बार बार माफ़ी मांगती रहीं, इसके बावजूद तोड़फोड़ की गई। तो क्या हिंसा का सहारा लेना आपको लगता है इसके लिए कानूनी रास्ता भी है? पुलिस उसके से चलेंगे तो सही है, इतना भी वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब वो माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ कर देना चाहिए, गलती हो गई तो उनसे माफ़ कर देना चाहिए। कुछ शरारती हैं, कुछ कर दो गड़बड़, क्योंकि भांग ज्यादा पीते हैं, नशा कर लिया, नशे में नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। बोड़ों की भी कमी है, साइड में तो चलते नहीं, सब का मैंने सोचा आज के दिन हम यहाँ। ये बोड़ों की ज्यादा कमी है, पुलिस वालों की कमी नहीं है मैडम। नहीं, हिंसक घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई भोलेनाथ जी के द्वार पे जा रहा है, हम भी यात्रा कर रहे हैं, तो सही तरीके से जाना चाहिए और हिंसा से बचना चाहिए। मैम ये जो घटनाएं हैं, ये गलतियां तो सबसे होती है, बट ये है कि कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब हुड़दंग मचाने वाले। अब कोई लोग एक भाव के साथ जाते हैं तो आस्था है, तो ऐसा भी होता है कि उदंड में मतलब टूट या कुछ ऐसा कर जाते हैं। तो कांवड़ियों से बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता प्रेरणा। ये था दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। स्टूडियो और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल यानी शुक्रवार को। अब मुझे यानी सुमरनप्रीत कौर और मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा को अनुमति दीजिए। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर आइएगा। मुलाकात हो। नमस्कार। नमस्कार।